भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1962 में इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी इनकोस्पार की स्थापना के साथ हुई। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसरो का गठन किस प्रकार हुआ, आइए हम जानते हैं। 15 अगस्त 1969 को इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी का पुनर्गठन करके इसरो का गठन किया गया। इसरो का पूरा नाम क्या था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब इसरो के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। दूसरा है श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। इसका अन्य नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब्दुल कलाम द्वीप या अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र, यह ओडिशा में स्थित है। इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। राकेश शर्मा, आइए हम राकेश शर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत सोयूज T11 यान द्वारा 3 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी। भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश बना और राकेश शर्मा 139वें अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, जिन्हें 1961 में USSR ने भेजा था। कल्पना चावला, आइए कल्पना चावला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इनके प्रथम उड़ान 1997 में STS-87 यान द्वारा थी। इनकी अंतिम उड़ान थी वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान द्वारा थी 1 फरवरी 2003। ये उनकी अंतिम यात्रा थी। इसमें उनके अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट, सुधांशु शुक्ला, जन्म 10 अक्टूबर 1985 को, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यह दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इनकी उड़ान 25 जून 2025 को और वापसी 15 जुलाई 2025 को। ये किस मिशन के तहत गए थे? एक्सोम मिशन, या जिसे एक्सोम मिशन 4 जिसे या X4 मिशन भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने प्राथमिक पायलट की भूमिका निभाई है। यह 2006 में भारतीय वायुसेना में नियुक्त हुए। इन्हें 2000 घंटों की उड़ान का अनुभव है। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे 1957 को USSR ने भेजा था। USSR का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ रूस। आर्यभट्ट उपग्रह, यह भारत का प्रथम उपग्रह था। इसकी प्रक्षेपण तिथि 19 अप्रैल 1975 USSR के सहयोग से बनाया गया था और कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट, भास्कर उपग्रह,
यह भारत का दूसरा उपग्रह था। प्रक्षेपण तिथि है इसकी 7 जून 1979 को। इसे भी यूएसएसआर द्वारा ही भेजा गया था। रोहिणी उपग्रह, यह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है जिससे भारतीय रॉकेट SLV-3 के माध्यम से 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। SLV-3 यह भी भारतीय स्वदेशी रॉकेट, पहला स्वदेशी रॉकेट है और रोहिणी उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है। एप्पल उपग्रह, यह भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण वर्ष है 1981। भारत की प्रथम वेधशाला कब प्रक्षेपित की गई? 25 सितंबर 2015 को। और एक और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, इसरो को 2014 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अब चांद मिशन पढ़ते हैं। पहले विश्व के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, उसके बाद भारत के चंद्रयान मिशन पढ़ेंगे। विश्व के संदर्भ में पहला चंद्र मिशन 1959 को यूएसएसआर ने भेजा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव मिशन, यह मानव मिशन एक ही था दोनों। मानव मिशन अपोलो 11 था। इसके सदस्य थे, एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और बज एल्ड्रिन। ये चंद्रमा की सतह पर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बज एल्ड्रिन सेकंड व्यक्ति थे। चंद्रयान फर्स्ट, जिसे 2008 को भेजा गया था। इसी के साथ चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला भारत छठा देश बना। उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की खोज करना। चंद्रयान 2, इसका प्रक्षेपण तिथि थी 22 जुलाई 2019। किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया? GSLV के थर्ड रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग असफल रही थी, अतः हमें चंद्रयान 3 भेजना पड़ा। चंद्रयान 3, इसकी प्रक्षेपण तिथि क्या थी? 14 जुलाई 2023। प्रक्षेपण यान कौन सा था या प्रक्षेपण रॉकेट कौन सा था? Albium 3M4। इसके उपकरण थे, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, वही सेम थे जो चंद्रयान 2 में थे। उपलब्धि क्या है? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के छायांकित भाग दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। ठीक। विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ठीक। मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन की प्रक्षेपण तिथि थी 5 नवंबर 2013। प्रक्षेपण यान या प्रक्षेपण रॉकेट कौन सा था? PSLV C-25। मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। उपलब्धि, भारत मंगल की कक्षा में प्रथम प्रयास में पहुंचने वाला प्रथम राष्ट्र बना। और मंगलयान 2 को 2026 में भेजा जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आदित्य L1, इसकी प्रक्षेपण तिथि है 2 सितंबर 2023। भारत का पहला सौर मिशन। कक्षा क्या है इसका? सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर LO कक्षा में स्थापित किया गया है। इसके अनुप्रयोग उपयोग कार्य क्या है? सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और प्रकाश मंडल का अध्ययन करेगा। ठीक। गगनयान मिशन, ये 2027 में 2027 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? LEO यानी कि निम्न पृथ्वी कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना, ये इसका उद्देश्य है।
इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं। और इसमें अब गगनयान मिशन का एक अहम पार्ट है योम मित्रा। इसके बारे में जानते हैं। योम मित्रा एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह अंतरिक्ष वातावरण में मानवीय कार्यों का अनुकरण कर सके। नेक्स्ट, पृथ्वी की कक्षाएं। पृथ्वी की 3 कक्षाएं हैं। निम्न पृथ्वी कक्षा, मध्यम पृथ्वी कक्षा और उच्च पृथ्वी कक्षा। निम्न पृथ्वी कक्षा को लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। मध्यम पृथ्वी कक्षा यानी कि मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उच्च पृथ्वी कक्षा यानी कि जीटीओ या जियो। जीटीओ का अर्थ है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट और जियो का अर्थ है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक। नेक्स्ट, लियो लो अर्थ ऑर्बिट। इस कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? 160 से 2000 किलोमीटर। और कक्षीय अवधि कितनी होती है? पृथ्वी की परिक्रमा करने में 88 से 127 मिनट का समय लगता है। यह पृथ्वी की सबसे निम्नतम नीचे की कक्षा है। तो इसका उपयोग क्या है? पृथ्वी का अवलोकन करना, यानी कि सबसे नज़दीक है। तो इसमें उपस्थित उपग्रह मौसम का पूर्वानुमान और आपदा संसाधन प्रबंधन आदि का कार्य करते हैं। संचार सेवा प्रदान करता है, जैसे इंटरनेट व फोन सेवा। रक्षा अनुप्रयोग के लिए उपयोगी है। और वैज्ञानिक अनुसंधान ISS यानी कि इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी कक्षा में लियो में स्थित है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में। यह भारत की एक ईओस प्रणाली है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन ग्रह, जो इसी कक्षा में स्थित है। ठीक। ये आती है सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा। इनकी ऊंचाई सामान्यतः 600 से 800 किलोमीटर होती है। ये होती है सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा, यानी कि जो ध्रुव से 20 डिग्री दाएं या बाएं दूर हो 20 डिग्री, यानी कि जो ध्रुव से 20 डिग्री बाएं या दाएं दूर होती है, उन्हें सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा कहा जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? किसी स्थान विशेष की पर्यावरणीय दशाओं का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए इन कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक। ये पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय कक्षा, लियो में सभी कक्षाएं ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं। लियो तो ध्रुवीय कक्षा ये से होती है ये। हाँ, तो यहाँ उपग्रह क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं। ठीक। ये ध्रुवों के ऊपर से जाते हैं और ये सामान्यतः ये ध्रुवीय क्षेत्रों का ही कवरेज रखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों का कवरेज रखने के लिए इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक। मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2000 से 36,000 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी कक्षा यही है। और इसमें पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाला समय क्या है? 2 से 24 घंटे। यानी कि जितना उपग्रह पृथ्वी का नज़दीक होगा वो समय कम लेगा, जितना दूर होगा वो समय अधिक लेगा। इसका कार्य क्या है? मार्गदर्शन, यानी कि GPS सेवा प्रदान करना। मार्गदर्शन यानी कि GPS सेवा प्रदान करना। GPS का अर्थ क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक संचार सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान। और जो भारत की नैविक प्रणाली है वो भी मियो में स्थित है। नैविक प्रणाली क्या है? GPS आधारित है। तो GPS तो मियो कक्षा में होते हैं, तो इसलिए GPS नैविक प्रणाली भी मियो कक्षा में स्थित है। ठीक। जियो या GTO, ऊंचाई क्या है? 36,000 किलोमीटर। इनकी कक्षा अवधि क्या है? पृथ्वी की अवधि के समान, यानी कि 24 घंटे होती है। अपने विस्तृत कवरेज क्षेत्र के कारण जियो संचार उपग्रह मौसम निगरानी और प्रसारण के लिए आदर्श विकल्प है। इस कक्षा में भारत की कौन सी उपग्रह प्रणालियाँ प्रक्षेपित है? इनसेट, GSAT प्रणाली जियो में स्थित है। ठीक। ये है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशन में अंतर। ये जियो स्टेशन ये भूमध्य रेखा है, उसके बाहर एकदम चारों ओर निश्चित कक्षा होती है। जो ये इनमें समानता क्या है कि ये दूरी और ये दूरी
दोनों ही क्षति जा रहे हैं, पर इनकी कक्षा जैसे अलग अलग होती है। ये ध्रुव से, यानी कि ये ध्रुव की ओर, जैसे क्या है, ये ध्रुव जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ये ध्रुव है, भूमध्य रेखा है, इनके बीच में एक तिरछी कक्षा होती है, वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट उसमें प्रक्षेपित किए जाते हैं। और जो भूमध्य रेखा के एकदम समांतर उसके चारों ओर गति करता है, उसे जियो स्टेशनरी कक्षा कहा जाता है। ठीक, अब भारत की उपग्रह प्रणालियों के बारे में जानते हैं। उसमें पहला नाम है रीसेट। रीसेट का अर्थ क्या है? रडार इमेजिंग सिस्टम। यह खराब मौसम, दिन रात सभी समय कार्य करता है। अनुप्रयोग क्या है? आपदा प्रबंधन, कृषि, भूगर्भ और टोई सीमा जहाज निगरानी आदि के लिए उपयोगी है ये प्रणाली। ठीक, भुवन भारतीय भारतीय भू पोर्टल, भारतीय भू पोर्टल, इसका कार्य क्या है? भारत से संबंधित उपग्रह चित्र, भूस्थानिक डेटा को देखने, उन तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक, इनसेट। इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका कार्य क्या है? दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज, बचाव जैसे विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुउद्देशीय भूस्तर उपग्रहों की श्रृंखला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। IRS। IRS का आशय क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारतीय दूर संवेदन उपग्रह। इनका कार्य क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आपदा निगरानी और पर्यावरण का अध्ययन करना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन। यह भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है, जिसे जीपीएस के जीपीएस शुरुआत में से भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS कहा जाता था। नेविक भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र पर सटीक वेग और समय सेवा प्रदान करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीसैट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इनका कार्य क्या होता है? प्रसारण, डेटा ट्रांसमिशन व अन्य संचार सेवाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि प्रक्षेपण यान अब हम पढ़ेंगे, लॉन्चिंग व्हीकलों को पढ़ेंगे। उसमें पहला नाम है SLV का, जो भारत का प्रथम स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान था। तो इसका नाम भी क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसने सर्वप्रथम रोहिणी उपग्रह को 1980 में प्रक्षेपित किया। इसकी भार क्षमता क्या होती है? 40 से 100 kg भार को यह अंतरिक्ष कक्षा में ले जा सकती है, यानी कि लियो कक्षा में ले जा सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये उनकी पेलोड क्षमता और रेंज के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम में SLV, ASLV, PSLV, GSLV मार्क सेकेंड, GSLV मार्क थर्ड। ठीक, नेक्स्ट ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसकी क्षमता क्या है? 150 kg 400 किलोमीटर, यानी कि लियो कक्षा में यह प्रक्षेपित आराम कर सकता है। इसका प्रथम सफल प्रयोग कब किया गया था? 1987 को। ठीक है, इसके द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ही है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका सफल प्रयोग कब किया गया था? 1993 में। भार क्षमता कितनी है इसकी? 1000 से 1900 kg। इसके द्वारा उच्च पृथ्वी कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। GSLV, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भूस्तर या भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसकी भार क्षमता कितनी होती है? 2300 kg है। जियो कक्षा में यानी कि क्या उच्च पृथ्वी कक्षा में ले जा सकता है, और 6000 kg है यानी कि निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जा सकता है। इसका सफल प्रयोग कब किया गया? 2001 को। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जीएसएलवी मार्क थर्ड, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड उपनाम क्या है इसका? बाहुबली और फैट बॉय। बाहुबली नाम तमिलनाडु मीडिया द्वारा दिया गया और फैट बॉय इसरो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। इसका वर्तमान नाम क्या है? अलवियम 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसका सफल प्रयोग कब किया गया था? चंद्रयान 2 के समय 2019 को। और सेकंड था वो। इसकी भार क्षमता कितनी होती है? 4000 किमी में जीटीओ और 10,000 किमी लियो में ले जा सकता है। ठीक।